बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। इमरान खान एक नई मुश्किल में फंस गए, इस पे बात करेंगे। और अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम क्या कराची में फौत हो गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इलेक्शन 2024 का एक बड़ा मुकाबले जो बड़े होंगे हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बड़ा मुकाबला सामने आ गया है, इस पे बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने डीजी एएसएफ और सिविल एविएशन की अथॉरिटीज़ को ख़त लिखा है। ये ख़त बहुत ही चौंका देने वाला है, अब मामला रुकने वाला नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और आपके ताउन से जारी और सारी हैं, बहुत कामयाबी से जा रहे हैं। और साथ ही बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कंबलों की, गरीबों के लिए, वो इलाके जो कि सैलाब ज़दगान, जैसे पिछली दफ़ा हमने बहुत काम किया और आपके ताउन से किया, अल्लाह के करम से किया, उन इलाकों में फिर से वो कंबल और रज़ाइयों की बड़ी डिमांड आ रही है और बहुत हम्बल रिक्वेस्ट बार बार लोग मांग रहे हैं। इस पर भी ज़रा ज़रूर गौर फरमाएं, ये बहुत ही अर्जेंट है पानी के प्रोजेक्ट्स के साथ साथ। सबसे पहले मैं इन बड़ी ख़बरों पर आने से पहले एक छोटी सी खबर डिस्कस करता हूँ। यार कल ना इस्लामाबाद कचहरी में, अब ये तो एक वाक़या आँखों देखा है ना, और उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे आई, आपने भी देखी होगी, मैंने भी देखी, मेरे पास भी है, वकील साहब ने खुद बनाई। इस्लामाबाद कचहरी में एक वकील का जेब में मोबाइल फट गया। वो उस वक़्त कोर्ट में थे, सैमसंग का उनका मोबाइल था, वो फट गया। और वो जब कोर्ट में थे तो वो कहते हैं कि जी धुआं उठने लगा उनकी कोर्ट से, तो उन्होंने कोर्ट उतार के फेंक दिया और फिर बाहर जाके उसकी वो वीडियो भी बनाई। और मोबाइल तकरीबन पूरा झुलस चुका है, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जी वो सारी रात बैटरी हम चार्जिंग पे लगाते हैं, अब सारी रात तो हम भी लगाते हैं, मैं खुद भी लगाता हूँ कई दफ़ा। अब हो सकता है एहतियात किया करें आप भी। वैसे कहते हैं कि जी बैटरी वीक होती है, लेकिन मैंने बताया इस वजह से रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, क्या वो ये बताएं कि ये सारी रात की वजह है, या वो कह रहे हैं कि ये जो लिथियम पॉलीमर की बैटरी है अब ये भी गड़बड़ कर रही है, या बाकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो ये है तो बहुत ही ख़तरनाक, अल्लाह माफ़ करे। तो पहले कहीं बाहर भी हमने सुना था ऐसे हुआ है, लेकिन अब ये सोशल मीडिया पे तो रोज़ ही इस तरह की कोई ना कोई ख़बर आती है, लेकिन अब चूँकि ये आंखों देखा एक तरह का वो है, वाक़या है। और मैंने कुछ दोस्तों से भी पूछा तो उन्होंने, वो जो चश्मदीद गवाह हैं वहाँ पर, वो भी बता रहे हैं कि यार ये मोबाइल फटा है और ये मोबाइल जेब में फटा है, और जिस तरीके से अल्लाह माफ़ करे को नुकसान हो सकता है। तो जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं ना, वो व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं, इसको मैं फर्दर भी बताऊंगा और कमेंट्स में भी बता सकते हैं, लोगों की अफादियत है। तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये ख़त लिखा है। आपको मालूम है ना कि एक ख़त सामने आया सिविल एविएशन का, और साथ एएसएफ को हिदायत कि जनाब जो जजेस की बीवियां हैं उनकी बॉडी सर्च ना की जाए, ठीक है। अब वो ख़त एक बड़ा मुतनाज़ा बन गया, और फिर वो ख़त तकरीबन कोई 60, 65 या 68 दिन पहले का था। अचानक वो सामने आया जब काजी फायजीसा साहब और उनकी मिसेस तुर्की के दौरे पर हैं, मतलब निजी दौरा, छुट्टियां गुजारने गए हैं। तो ये ख़त का सामने आना, और फिर उसके बाद एक खलबली सी मच गई कि जनाब ये कोई वीआईपी हैं, ये कोई ये हैं, वो हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक ख़त लिखा है, और ख़त लिखा है उन्होंने सेक्रेटरी हवाबाजी को, यानी सिविल एविएशन को, उनका नाम है जनाब सैफ अंजुम साहब, और मेजर जनरल आसिफ जाहशाद, ये डीजी हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ के। इन दोनों को ख़त लिखा है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ने। और वो कहते हैं कि जनाब ग्रामी कदर बहवाला आपके मकतूब, यानी ख़त मोरखा 12 अक्टूबर 2023, जो सरमा की छुट्टियों में जस्टिस काजी फायजीसा और उनकी अहलिया के पाकिस्तान से तुर्किया जाने के फ़ौरन बाद हैरत अंगेज़ तौर पर मीडिया तक
पूरी सच्चाई आश्कार करने की खातिर बराह करम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार का मकतूब मोरखा 21 सितंबर 2023 भी जाहिर कीजिए ताकि तमाम गलतफहमियों का इजाला हो। जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का कायदा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, न ही इस्तिस्ना का मुतालबा किया गया था। रजिस्ट्रार ने सिर्फ एक तजाद की निशानदेही की थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के अहल खाना की जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना थी, लेकिन मौजूदा जजों के अहल खाना की नहीं थी। आपके मकतूब ने यह तजाद ख़त्म करते हुए कोई वजाहत पेश नहीं की और ना ASF ना ही हुकूमत पाकिस्तान को हिफाजती इक़दामात की खिलाफ वर्जी की फ़िक्र है। हक़ाइक़ ये हैं, दिलचस्प बात यह है कि जो मकतूब 66 दिन पहले लिखा गया, हुस्न इत्तफाक से अब जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के पाकिस्तान से जाने के फ़ौरन बाद मंजर आम पर आया है। ठीक है, अहले खाना के लिए जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना का कार्ड अभी तक मौसूल नहीं हुए। नंबर 3, पाकिस्तान से 16 दिसंबर 2023 को रवानगी के वक्त मिसेस ईसा खुद ASF के मखसूस कमरे के अंदर गईं, जहां एक खातून अफसर ने उनकी तलाशी ली। एयरपोर्ट पर नस्ब कैमरों से उसकी तस्दीक की जा सकती है। कोई इस्तिस्ना ना तो मांगी गई और ना ही दी गई। नंबर 4, जस्टिस ईसा को इस्लामाबाद एयरपोर्ट में VIP लाउंज की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जस्टिस ईसा ने लग्जरी लेमोजीन के इस्तेमाल से भी इनकार किया, जो VIP अफराद को ऐन जहाज़ तक पहुंचाती है। आपका मुखलिस यहाँ पर लिखा हुआ है शाहिद साहब, अफसर ताल्लुकात आमा और नकल बराए कैबिनेट सेक्रेटरी भी और हुकूमत पाकिस्तान भी वगैरह। अब वो कहते हैं कि भाई इन्होंने ये पोर्ट्रे किया था अपने उस ख़त में, इन्होंने तासुर देने की कोशिश की थी एविएशन ने और ASF ने। इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ख़त लिखा है, उस ख़त की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा जजेस हैं उनकी बेगमात की बॉडी सर्च वो नहीं ली जाएगी तमाम एयरपोर्ट्स पर। अब जो रजिस्ट्रार की जानिब से ख़त आया और रजिस्ट्रार कह रही कि जनाब बात ये है कि जो हमने ख़त लिखा था उसको भी सामने लाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमने आपको ये ख़त लिखा कि एयरपोर्ट्स पर जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी बीवियों की तलाशी नहीं ली जाती, और ये कोई कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, यह हुकूमत ने बनाया है। उनकी बीवियों की तलाशी नहीं ली जाती रिटायर्ड जजों की, जबकि जो मौजूदा जजेस हैं उनकी तलाशी ली जाती। अच्छा, आपने इस तजाद को ख़त्म करने के लिए ख़त लिखा और बताया ही नहीं है कि ये तजाद क्यों। तो इस तजाद को पॉइंट आउट किया गया था, बॉडी सर्च का इस्तिस्ना नहीं मांगा गया। और अभी जो सरीना ईसा साहबा गई हैं तुर्की अपने शौहर के साथ, काजी फ़ैज़ ईसा साहब के साथ, तो वो उन्होंने सर्च वहाँ पे कराई और वो कैबिनेट में गई। वहाँ पर वो जो है ना जो बना होता है सर्च का वो कैबिनेट, तो उसमें गई और उन्होंने सर्च कराई। काजी फ़ैज़ ईसा साहब को लेमोजीन का कहा गया जी आप जहाज़ तक जाएं, उन्होंने कहा नहीं जाऊँगा, मैं वैसे ही जाऊँगा। और काजी फ़ैज़ ईसा साहब को VIP लाउंज का कहा गया, उन्होंने वो भी। काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने अपनी तमाम गाड़ियाँ कुछ अर्सा पहले ये वापस की। तो फिर अब काजी फ़ैज़ ईसा को हिट कौन कर रहा है, टारगेट कौन कर रहा है? ये मेरे ख्याल है जिनके पेट में मरोड़ उठ रही है ना, ये वही लोग टारगेट कर रहे हैं। अब ये बताना चाहिए कि ये जो सिविल एविएशन के सेक्रेटरी हैं अंजुम सैफ, ये ज़िम्मेदार हैं या मेजर जनरल आसिफ जाद शाह जो कि DG ASF हैं, ये ज़िम्मेदार हैं? इसका तयन ज़रूर होना चाहिए ताकि ऐसे ही हवा में बात न चली जाएगा। बाबा ज़हमता यहाँ पे होता ना, उसने तूफ़ान खड़ा कर देना था। यहाँ पे तो काजी फ़ैज़ ईसा साहब हैं, लेकिन बहुत सौ को उनके फ़ैसलों से एक मरोड़ उठ रही है इस वजह से। आज मैं खान साहब पे तो आता हूँ कि वो खान साहब नई मुश्किल में फंस गए हैं। यार पहले बड़ी एक अहम खबर कल से मैं देख रहा हूँ, इंडियन मीडिया कोई एक खबर फैला रहा है और वो कह रहे हैं कि जी दाऊद इब्राहिम जो उनके अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं उन पर वो उनको अपना मुंबई अटैक्स का ज़िम्मेदार और उनका मास्टरमाइंड समझती हैं इंडिया, और साथ ही उन पर कोई
$25 ملین کا انعام بھی رکھا ہوا ہے انڈیا نے بھی اور UN نے بھی، اقوام متحدہ۔ انڈیا کا الزام ہے کہ وہ پاکستان میں اس نے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، پاکستان ہمیشہ سے انکار کر رہا ہے۔ اچھا، انڈیا کے اب انہوں نے ان کے کوئی رشتہ دار ہیں وہاں پہ، ظاہر ہے وہ سارے رشتہ دار وغیرہ وہیں پہ ہیں، ان کی بہن ہے کوئی حسینہ پا کر، انہوں نے ان سے ان کے بھانجے سے پوچھا ہے، تو انڈیا کے چینلز کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے داؤد ابراہیم نے دوسری شادی کی تھی وہاں، اور پھر ان کو زہر دیا گیا ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے۔ اب انڈیا کے بہت ساری ویب سائٹس نے اپنے، اور کچھ نے، زہر کا تو مطلب ہے کہ ہندوستان ٹائمز اس طرح کی بھی بڑے بڑے اخبارات بھی اس طرح سے وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی زہر دیا گیا ہے اور پھر وہ فوت ہو گئے ہیں اور 9 سے 10 کے درمیان فوت ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک اخبار ہے کراچی کا، چلو انڈیا کا تو وہ ان کو ہٹانی بھی پڑی بہت ساری اپنی سٹوریز، اپنی ویب سائٹ سے بھی سارا کچھ، اس کا نام ہے قومی اخبار۔ یہ کراچی بیسڈ اخبار ہے لیکن یہ اچھا اخبار ہے، یہ قومی اخبار ہے، جس اس کا نام ہے قومی اخبار ہے، کراچی بیسڈ اخبار ہے۔ وہ اس نے یہ ہیڈنگ لگائی کہ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم مبینہ طور پر کراچی کے ہسپتال میں داخل، فلور سیل کر دیا گیا۔ اب یہ وہ ذرائع کے حوالے سے خبر دے رہے ہیں قومی اخبار والے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کی طبیعت ناساز، البتہ زہر کی کنفرمیشن ان کو بھی نہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے کہ جی کہا گیا انڈین چینل سے بھی، اور یہ کسی نے کہا کہ جو ان کو زہر دیا گیا یا ان کی طبیعت ناساز ہوئی جس طریقے سے کراچی کے ایک ہسپتال میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس پورے فلور کو سیل کر دیا گیا، اس پورے فلور پر کوئی اور مریض نہیں ہے، اس پورے فلور پر یا تو انتظامیہ جا سکتی ہے جو کہ الاؤڈ ہیں، یا ان کے قریبی رشتہ دار جا سکتے ہیں، یا پھر وہ ڈاکٹر جا سکتے ہیں کہ جو وہاں پر۔ تو یہ ایک صورتحال ہے کہ قومی اخبار نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے۔ اگر یہ خبر دی ہے ذرائع کے حوالے سے کہ وہ کراچی کے کسی ہاسپٹل میں ہاسپٹلائزڈ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ داؤد ابراہیم کے حوالے سے۔ اچھا، اب آ جائیں کہ ایک عمران خان صاحب نئی مشکل میں پڑ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نئی مشکل میں کیا، وہ ظاہر ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، جو سائفر کیس بھی چل رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے نیب نے القادر ٹرسٹ کیس میں ان کے خلاف اور بشرا بی بی پنکی پیرنی کے خلاف ایک ریفرنس دائر کیا تھا، ظاہر ہے وہ بھی بہت خطرناک ریفرنس ہے، اور اس ریفرنس میں ان کی اپنی کابینہ کے بہت سارے ارکان کے وہ بھی دستخط ہیں، بعد میں آیا کہ یہ 3 ارکان نے وہ گواہ بھی بن گئے ہیں، البتہ ندیم افضل چند صاحب گواہ بن کے مکر گئے، اور باقی 2 لوگ جو ہیں، ایک زبیدہ جلال صاحبہ اور ایک پرویز خٹک صاحب، تو وہ ابھی تک بھی موجود ہیں، اور بہت سارے اور بھی گواہان ہیں جن کو انہوں نے شامل کیا۔ تو بہرحال سائفر کیس میں، اور سائفر کیس میں بہت سارے اور بھی گواہان ہیں، ان کے علاوہ القادر ٹرسٹ میں بھی ان کی اپنی کابینہ کے بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ لیکن اب جو ایک اور ریفرنس دائر کیا ہے نیب نے، وہ توشہ خانہ ریفرنس ہے۔ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو جج دلاور صاحب نے، ہمایوں دلاور صاحب نے پہلے ہی 3 سال کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی ہے، اور پھر وہ ابھی ان کی سزا تو سسپینڈڈ ہے، ختم نہیں ہوئی، بیل ہوئی ہے، اور سزا کے سسپینڈ ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ ابھی وہ کنوکشن برقرار ہے، اور ان کی وہ جو نااہلی ہے وہ بھی برقرار ہے۔ اسی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا، اور ابھی ان کی نااہلی بھی برقرار ہے، ان کی سزا بھی برقرار ہے۔ لیکن وہ اب جو ایک ریفرنس دائر ہوا ہے نیب کی جانب سے ہوا ہے، نیب کی جانب سے۔ پہلے تو جج ہمایوں دلاور صاحب احتساب کے جج نہیں ہیں، اور وہ تو ویسے ہی جج ہیں اسلام آباد کے، اور انہوں نے سزا دی، لیکن اب جو ریفرنس دائر ہوا ہے اب نیب کی طرف سے ہوا ہے، توشہ خانے کا ریفرنس، تو یہ بھی بہت ہی خطرناک ریفرنس ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے، کہ عمران خان اس میں بھی ایک اور آلریڈی ان کی بہت ساری گرفتاریاں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پر 9 مئی کے بھی واقعات چل رہے ہیں، وہاں پہ اب کل لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جی جیل کے ٹرائل کے خلاف آپ فیصلہ دے دیں، انہوں نے جیل کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ نہیں دیا، اور ان کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک نئی مشکل
मुश्किल है। इलेक्शन 2024 का बड़ा मुकाबला, बहुत सारे मुकाबले बड़े होंगे और मैं इंशाअल्लाह 1 जनवरी से कुछ पाकिस्तान के बड़े शहरों और दिलचस्प शहरों के लिए मुझे कोई आपके वॉलंटियर्स भी चाहिए जो कि और उनको हम, और ये है कि जिनकी सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शंस कामयाब हुई तो ZN न्यूज़ की तरफ से इंशाअल्लाह उनको इनाम भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, वो उसकी अनाउंसमेंट एक सरप्राइज़ है, वो बाद में। जिनकी सबसे ज़्यादा, तो मुझे संजीदा लोग चाहिए, मुझे ये वाले लोग शुरली वाले नहीं चाहिए, ना मैं शुरली वाले प्रोग्राम करता हूँ और ना मुझे शुरली वाले लोग चाहिए। संजीदा लोग चाहिए जिनको सियासत के उन हलकों पर, उन अपने इलाके के बग़ैर किसी, आप वोट किसी को भी दे रहे हैं, मुझे इससे गरज नहीं है, ठीक हो गया ना। ये मेरा चैनल है, बहुत सारे लोग आके लिखते हैं इमरान खान जिंदाबाद, मैं उनको कभी भी नहीं हटाया, यकीन कीजिए, ना कभी ना मेरा ये काम भी नहीं है। आप किसी को जिंदाबाद कहें, मुझे कौन, हाँ अलबत्ता जब अखलाकियात से गिरी हुई हरकत करेंगे, किसी को गाली देंगे, मुझ पे इल्ज़ाम बग़ैर किसी तहकीक के लगाएंगे, किसी पे और पे लगाएंगे, या किसी को गाली ना दें, जिंदाबाद मुर्दाबाद आप कहते रहें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी पर तनकीद करते हैं, वो चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे जरदारी साहब हों, चाहे मौलाना साहब हो, कोई भी हो, किसी की तारीफ़ करते हैं, वो वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। आप चैलेंज है, आप देख लें मेरे चैनल पे आके, बहुत सारे मुतअद्दिद लोग तहरीक इंसाफ के दोस्त, इमरान खान जिंदाबाद, वो बड़ा आला लीडर हैं, वो अपने सर जी पड़े रहे, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। ये बिल्कुल इस एक तरह से अवामी चैनल है, इसमें किसी किस्म का कोई इंशाअल्लाह आपको बुग़्ज़ नहीं नज़र आएगा। हाँ, जो भी गलती करेगा उसको हम पॉइंट आउट करेंगे। ये इंशाअल्लाह मैं 1 जनवरी से ऑनवर्ड मुझे वो लोग चाहिए संजीदा कि जो इस किस्म का पूरे पाकिस्तान से हलकों की पूरी स्ट्रेटजी, पूरा सब कुछ बताएं, जिनकी सबसे ज़्यादा प्रेडिक्शन ठीक होंगी उनको इंशाअल्लाह हम इनाम भी देंगे। और ये फिर जो है वो उसका जो प्रोसीजर है वो मैं बताऊंगा, आप रब्ता कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो इस वजह से मैं आपको ना बताऊंगा। आप मैसेज करते हैं और कभी वो मैसेज नहीं बंदा पढ़ता, तो एक हल्की सी मिस कॉल दे दिया करें ताकि वो मैसेज बंदा पढ़ ले। तो वो इस वजह से कि आप जो रजिस्टर करवाएं हमारे पास, कि जो लोग हैं जिनको सियासत पे अबूर हासिल है, जो अपने अपने हलकों के बारे में जानते हैं, लेकिन मुतासिब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आना चाहिए। आप किसी को भी वोट दें, वो मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन जो मुझे ओपिनियन दें वो उस तासुब की बुनियाद पे नहीं, बायस्ड ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, वो न्यूट्रल ओपिनियन होनी चाहिए कि जनाब ये सूरत हाल है और इस तरह से फला हार रहा है, फला जीत रहा है, हारता हुआ नज़र आ रहा है या जीतता हुआ। ये जब एक दफ़ा लिस्ट हो जाएगी ना फाइनल इलेक्शन कमीशन की, तब आएगा मज़ा, का पता चलेगा कौन कौन मद्दे मुकाबिला है, ठीक है ना। उस वक़्त हम इंशाल्लाह ये शुरू करेंगे। और अब जो है ना 2024 का एक बड़ा मुकाबला सामने आ रहा है, और वो मुकाबला है शाहज़ैन भुगटी और सरफराज भुगटी, ठीक हो गया ना। तो अब ये दो जो नाम हैं बड़े, जो सरफराज भुगटी साहब ने अभी कल पीपल्स पार्टी में तुरबत के जलसे में वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। अब शाहज़ैन भुगटी साहब ने भी कहा है, उनका नाम लिए बगैर उन पर तंज के नश्तर चलाए हैं कि जो पार्टियां बदल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बलूचिस्तान की सियासत का एक अलग सा, नून लीग में वो क्यों नहीं शामिल हुए, कह रहे हैं कि वो वज़ीर दाखिला ना होते तो शायद नून लीग में शामिल होते, या नून लीग ने उनको आगे से कोई, यानी कि यूँ समझ लेंगे ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। उसकी कोई एक वजह ये भी शायद हो सकती है कि सरफराज भुगटी साहब, उनके नून लीग के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, गो कि वो अपना जमहूरी वतन पार्टी के टिकट पे वो उन्होंने कहा है कि मैं उन्हीं के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। तो बहुत मुकाबला होगा, अब कौमी पे भी होगा और शायद सूबाई पे भी होगा, तो ये बहुत बड़ा मुकाबला है। तो ये इसमें और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये भी बताऊंगा कि सूरत हाल कहाँ जा रही है, कौन सी वाली सूरत हाल है। और अब चूँकि बिलावल साहब ज़रा लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हर एक जलसे में शोर कर रहे थे, वो शोर भी ज़रा कम हो गया है। इसकी वजह क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। इंतखाबात का माहौल है जनाब, इलेक्शन का गर्मा गर्म माहौल है, और आपने साथ रहना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।